हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेल, आई होप कि आप सब फिट हो और दैट यू आर डूइंग ग्रेट विद योर स्टडीज एंड विद योर सेल्फ टू. सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक जेनेटिक्स. ठीक है, सो जेनेटिक्स बेसिकली आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर है. सो आई होप कि जितने भी आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं वो इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा थरली एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू देखेंगे और समझेंगे. ठीक है, बाकी सीबीएसई वाले भी देखें. ओके, सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जेनेटिक्स मीन्स एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स क्या होती है? जैसे कई लोग पूछते हैं कि हम अपने पापा जैसे क्यों दिखते हैं, या हमारे बालों का कलर हमारे मम्मी जैसा क्यों है, हमारी आईज हमारे रिलेटिव से क्यों मैच होती है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जैसे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं, इनफैक्ट रिलेटिव्स की तरह दिखते हैं. ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है. ठीक है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. वेल, जेनेटिक्स का मतलब होता है कि इट इज़ अ स्टडी. ये स्टडी किया जाता है कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं. ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के पास होते हैं वो जीन्स के थ्रू डीएनए के फॉर्म में हमारे पेरेंट्स से हमको मिलते हैं. ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग को मिलते हैं. सो इसके बाद जेनेटिक्स की खोज किसने की? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? सो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं ग्रेगोर मेंडल को. ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. इनकी वजह से ही और इन्होंने ही जेनेटिक्स की खोज की थी और जितने भी लॉज एंड जितने भी लॉज एंड रूल्स दिए हुए थे वो इन्होंने ही दिए थे. ठीक है, सो ग्रेगोर मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, इसके बाद आता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड वेरिएशन? हेरिडिटी का मतलब होता है कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स एंड द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं उसका मतलब है हेरिडिटी का. ठीक है, उसको हम एज अ हेरिडिटी डिफाइन करते हैं. एंड नाउ व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन मतलब क्या होता है? वेरिएशन मीन्स द डिफरेंसेस एंड जो भी अलग अलग चीजें होती हैं. जैसे कि हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं. ठीक है, हमारे पेरेंट्स से कुछ कुछ चीजें हैं जो हम में सिमिलर होती हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम में और उनको डिफरेंशिएट करती हैं. ठीक है, सो दिस डिफरेंशिएट जो है दैट इज नोन एज द वेरिएशन. ठीक है, और ये वेरिएशन हर किसी में होता है, हर फादर मदर में, हर उनके ऑफस्प्रिंग में, सब हर इंसान में होता है वेरिएशन. ठीक है, अगर वेरिएशन नहीं होगा सो जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसा सिमिलर होगा. ठीक है, या अपने भाई बहन के जैसा सिमिलर होगा, तो डिफरेंशिएट कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है ना. इसके बाद आता है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इससे पहले हमने एक सेशन में डिस्कस किया था अबाउट द टॉपिक क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स का हमने एक अलग से सेशन बनाया था काफ़ी देर का. उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्रोमोसोम्स, उनके स्ट्रक्चर, क्या उनका फंक्शन होता है, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस करी थी. सो क्रोमोसोम्स आर नोन एज द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी. ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है. This is known as the chromosome. इसके बीच में जो ये प्रेजेंटेड चीज होती है जो इन आर्म्स को कनेक्ट करती है दैट इज नोन एज द सेंट्रोमियर एंड दीज आर द आर्म्स. ठीक है, इनका साइज अलग अलग होता है, इनके साइजेस के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, सो इनको हम कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं क्रोमोसोम्स में जो डीएनए मटेरियल है, जो जीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं डीएनए में क्या होता है, जो जीन प्रेजेंट होते हैं, जो स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है, इनमें ही जो कैरेक्टर्स है माँ बाप के जो बच्चों में जाने हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो क्रोमोसोम्स आर known as the carriers of heredity.
ठीक है। इसके बाद है ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये चीज हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन के क्रोमोसोम्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन के जो क्रोमोसोम्स होते हैं लगभग 23 पेयर्स के होते हैं, मतलब इन टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन 46 में से या इन 23 पेयर्स में से क्या होता है, 22 पेयर्स जो होते हैं दीज आर नोन एज द ऑटोसोम्स, ये ऑटोसोम्स कहते हैं इनको। इसके अलावा जो 1 पेयर क्रोमोसोम बचता है उनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इनको ऑटोसोम्स क्यों कहते हैं? ऑटोसोम्स इसलिए कहते हैं क्यों, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं एक तरह से, मतलब कि सेम पेयरिंग से, मतलब होमोजाइगस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि X और X है, ठीक है, तो इसी टाइप से अगर ये 22 पेयर्स होंगे, ठीक है, सेम कंडीशन के, तो दीज आर नोन एज ऑटोसोम्स। इनके अलावा एक पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम का, वो अलग अलग एलील्स का या अलग अलग जीन्स का होता है, जैसे कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें X और X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और जो मेल होते हैं उनमें X और Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है मेल एंड फीमेल का, यही एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम अलग होता है ऑटोसोम से, ठीक है। तभी जाके टोटल 46 क्रोमोसोम मींस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। अच्छा, अब ये जो ऑटोसोम्स हैं या जो सेक्स क्रोमोसोम है, इनका फंक्शन क्या होता है? सो सेक्स क्रोमोसोम का फंक्शन ये होता है बेसिकली कि माँ बाप से जो एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो मिलता है, इंसान की जो एक पहचान होती है कि हाँ ये लड़का है या लड़की है, वो मिलता है ये इन सेक्स क्रोमोसोम की वजह से, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो स्किन कलर होता है, हाइट होती है, या आई कलर होता है, हेयर कलर होता है, वो होता है हमारा ऑटोसोम्स की वजह से, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? अभी हम जैसे डिस्कस किया ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। सो सेक्स क्रोमोसोम मेल का होता है X एंड Y, एंड फीमेल का होता है X एंड X, ठीक है। सो ये बेसिकली पेयरिंग की वजह से होता है, ठीक है, जो क्रॉसिंग होती है उसकी वजह से होता है कि जो एक इन्फेंट है, जो बेबी होगा, वो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। होता क्या है कि जब भी जो मेल स्पर्म होता है, जब वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो पहली बात तो ये होता है कि 50-50 की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि 50% क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो X कंटेनिंग होते हैं, ठीक है, और 50% जो क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज Y कंटेनिंग, ठीक है। सो 50-50 का प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो 50% ये होता है कि या तो X क्रोमोसोम जाके फ्यूज कर सकता है, और या तो 50% में ये होता है कि Y क्रोमोसोम जाके फ्यूज कर सकता है, ठीक है। सो अगर X क्रोमोसोम इस पर्टिकुलर ओवम के साथ, क्योंकि लड़की में तो और कोई क्रोमोसोम है नहीं X और X के अलावा, सो अगर मेल का X क्रोमोसोम इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के साथ जाके फ्यूज करता है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो एक गर्ल होगी, ठीक है। एक X इसका होगा, एक X इसका होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लड़की होना है। और अगर वहीं इस चीज को हम हटा दें कि अगर इस X का फ्यूज नहीं होगा, इनफैक्ट Y का फ्यूजन होगा, तो उसमें क्या होगा, ये X जो है इस Y के साथ जाके फ्यूज करेंगे, मतलब सॉरी, ये जो Y है इस X फीमेल वाले जो X क्रोमोसोम है उसके साथ जाके फ्यूज करेगा। इसका मतलब है कि जो इन्फेंट होगा, मींस जो बेबी होगा, दैट इज
बॉय, ठीक है, वो बॉय होगा। तो इस हिसाब से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। हालांकि इंडिया में पहले सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हुआ करता था कि मतलब बेबी होने से पहले ही जो पेरेंट्स होते थे वो इस टेस्ट को करवाते थे, जिससे कि वो पहले से ही मालूम कर सके कि लड़का पैदा होने वाला है या लड़की पैदा होने वाली है। बट इस चीज से क्या होता था कि जिन लोगों को लड़की नहीं चाहिए होती थी तो वो लोग क्या करते थे कि उस बच्चे को वो पेट में ही मार देते थे या अबॉर्ट करवा देते थे, ठीक है। तो इन सब का जो रेट था वो ज्यादा ही हाई हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट पे बैन लगा दिया इंडिया में। बट फॉरेन में ये आज भी होता है, फिलहाल इंडिया में नहीं होता है, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जब ग्रेगोर मेंडल जब अपने पी गार्डन में वॉक कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि उनके जो गार्डन पी थे उसका उन्होंने क्रॉसिंग करा के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बिहाफ पे उन्होंने कुछ रूल्स एंड लॉज को डिस्क्राइब किया था, ठीक है, जिसको आज हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के फॉर्म में स्टडी करते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 है। सबसे पहले है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड एंड लास्ट है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये 3 लॉज हैं जो कि ग्रेगोर मेंडल अंकल ने दिए थे उस टाइम पे, जब वो एक गार्डन पी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने ये 3 लॉज दिए थे। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में बेसिकली बताया जाता है कि अगर 2 एलील है, ठीक है, सपोज दैट कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये 2 एलील्स हैं अगर, ठीक है। सो यहाँ पे एक जो एलील है ये वाला, ये डोमिनेंट कैरेक्टर में है, ठीक है। ये स्मॉल आर जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर में है, ठीक है। अगर किसी भी पर्टिकुलर जीन में ये 2 एलील प्रेजेंट है, जिसमें कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है उसमें, तो ये पूरा जो जीन होगा ये सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा। अगर डोमिनेंट जीन एलील प्रेजेंट होती है तो इस रिसेसिव की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स शो होते हैं उस टाइम पे, रिसेसिव के नहीं होते हैं। यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके एक तरह से प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यूजन होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूजन के बाद जब भी ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है, तो उसके बाद जो भी उसके गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है या फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो भी स्पर्म होता है या ओवम होता है, इट मीन्स कि उनके पास अपने अपने इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स एंड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। अब है डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है, सेकेंड लास्ट पॉइंट है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव में क्या होता है कि डोमिनेंट से हमने यहाँ पे बात किया था, एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्रॉसिंग करके देखते हैं, कैपिटल आर का हमने लिखा हुआ है, एक और कैपिटल आर लिखा हुआ है, ठीक है, मीन्स ये जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है। इसके अलावा एक कैपिटल आर है एंड एक स्मॉल आर है, ठीक है। या अगर हम यहाँ पे स्मॉल आर लिखते हैं सपोज, ठीक है। अब अगर हम इनके बीच में क्रॉसिंग करते हैं तो क्रॉसिंग में क्या निकलेगा, इसको हम फ्यूज किए इसके साथ, कैपिटल आर, इसको फ्यूज करेंगे इसके साथ, देन स्मॉल आर होगा इस कैपिटल आर के साथ, एंड ये वाला स्मॉल आर होगा इस स्मॉल आर के साथ क्रॉस। अब यहाँ पे हमारे पास 4 कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, जिसमें कि हमारा कैपिटल आर मतलब ये टॉल कैरेक्टर शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, एंड इसमें सारे ही वो एक हाइब्रिड टाइप के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो ये हमारा डोमिनेंट है। इसके
अलावा जो कैपिटल आर स्मॉल आर है और स्मॉल आर कैपिटल आर है, क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट है, मीन्स कैपिटल आर प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें शो होगा, मतलब कि ये दोनों ही टॉल होंगे, ठीक है, मीन्स ये टॉल। अब नाउ ये जो लास्ट वाला पोर्शन निकला हुआ है, लास्ट वाला जो कैरेक्टर निकला है स्मॉल आर वाला, ये क्या होगा? ये हमारा ड्वार्फ होगा। अब ये सबसे अलग क्यों है इन तीनों के अलावा? ये सबसे अलग इसलिए है क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही एलील्स जो है ये रेसेसिव कैरेक्टर्स को शो एंड प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये ड्वार्फ होगा। इसमें कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, इस वजह से ये ड्वार्फ होगा। ड्वार्फ या स्मॉल कह लीजिए आप अपनी भाषा में, ठीक है। ये हमने क्रॉसिंग करके देख लिया, इस वजह से आपको डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट हमारा, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? सो म्यूटेशन एक तरह से काइंड ऑफ बीमारी है, बीमारी नहीं भी कहेंगे बट एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके जीन्स का जो एक बाइंडिंग नेचर होता है, ठीक है, जिस भी कंडीशन में आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं, सपोज दैट ये आपका डीएनए है, ठीक है, इसमें क्या होता है कई सारे ऐसे बेस पेयर्स अटैच होते हैं, ठीक है, पिरिमिडीन और एक और चीज होती है जिसमें कि आपका एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन बेस पेयर्स में अगर जेनेटिकली कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, तो ये सब होता है म्यूटेशंस के थ्रू, ठीक है। म्यूटेशन या तो आपके माँ बाप से आपको कोई चीज मिली हो, या आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से कोई अगर बीमारी चलती चली आ रही है जिसमें कि आपका डीएनए जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको भी वो चीजें फिर होंगी या आप वो चीजें पास ऑन करेंगे अपनी फर्दर जो जनरेशन आती रहेंगी। इसके बाद एक और चीज होती है कि अगर किसी रेडिएशन की वजह से आपके जो जेनेटिक बेस पेयर्स होते हैं उनमें कुछ बैलेंसिंग में खराबी हो जाती है। जैसे अगर हम जापान में हुए उस अटैक की बात करें जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, जो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि उस टाइम पे रह रहे जो वहाँ के लोग थे, काफी लोग तो मर गए थे, बट जो लोग अगर बचे भी हुए थे तो उनमें कई सारी बीमारियां हो गई थी। वो बीमारी जो हुई थी उनकी बॉडी के अंदर तक उसके जो भी वायरस या बैक्टीरियाज थे वो उनकी बॉडी के अंदर तक चले गए थे, ठीक है, जिससे कि क्या हुआ कि उनकी बॉडी में प्रेजेंटेड जो भी डीएनए, जो जीन्स थे, उनमें जो ये बेस पेयर्स प्रेजेंट थे, इनमें एक अनमैचिंग टाइप की हो गई थी, ठीक है, जो उनका बैलेंसिंग नेचर था वो गड़बड़ा गया था, खराब हो गया था, जिसकी वजह से आज भी अगर वहां पे कोई बच्चा उस पर्टिकुलर जोन में पैदा होता है तो वो हो सकता है कोई ना कोई बीमारी के साथ पैदा हो जो कि उस टाइम से आज तक चली आ रही है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जेनेटिक्स के बारे में। हमने लगभग सारे ही टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं, जितने भी मेन टॉपिक्स थे। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, एंड प्लीज लाइक कमेंट जरूर करिएगा, एंड जो भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड फर्दर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या क्वेरी होता है तो आप हमको वहाँ पे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमारी ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी जब तक सारे कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो जाते। सो ऐसे ही डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे 10-10 मिनट्स के, जो हमारी विजय रथ सीरीज है। तो प्लीज डू वॉच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।